को प्रेरित करते हैं या युवा किस तरीके से प्रेरित हो सकते हैं? जीवन में कोई व्यक्ति राजनीति करता है, व्यवसाय करता है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, वकील है, वो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर और वातावरण के उस पर निर्भर करता है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, फिर उसके प्रति आप पूर्णतः समर्पित हैं, मन में सच्चाई और ईमानदारी है, और इशू जो मुद्दा है उसके प्रति आपका कमिटमेंट पूरा है, तो स्वतः ही आपको अंदर वो ताकत मिल जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि अपशब्द बोल देना, कटाक्ष कर देना, किसी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो अनुचित हो, बहुत आसान है। उसके लिए बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं चाहिए या बहुत कोई बड़ा व्यक्तित्व का आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी बात बोल देना, क्रोधित कर देना, अपमानित कर देना, आरोपित बना देना, तो बहुत आसान काम है। लेकिन जैसे मैं मुद्दे के प्रति समर्पित हैं, जनता के प्रति जवाबदेही है, और आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षों से ऊपर उठकर आत्मसम्मान की, समाज की, देश की, प्रदेश की चिंता अगर करते हैं, तो स्वतः ही आपके अंदर वो ताकत मिल जाएगी कि आपको जो सही रास्ता है उस पर चलना है, चाहे कितनी रुकावटें आ जाए। और ये इस देश के, प्रदेश के नौजवानों के अंदर वो प्रतिभा है, वो अपने अंदर पहचान सकते हैं कि हम ताकत कहां से लेकर आएंगे। और दूसरी बात जी, जब लोगों की दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होता है, प्यार होता है, तो परमपिता परमेश्वर भी कहीं ना कहीं से अपने आप ताकत देता रहता है। ये हर व्यवसाय में देखा है, हर क्षेत्र में देखा है, और जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ राजनीति में, इसमें सब तरह के लोग हैं, पक्ष भी है, विपक्ष भी है, बड़ाई करने वाले भी हैं, बुराई करने वाले भी हैं, लेकिन मैं सबका आदर सम्मान, मान सम्मान करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिसका मुझे सबसे ज्यादा आदर करता हूँ, वो मेरे प्रदेश जनता है। अगर वो मेरे साथ है, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चट्टान हो, उसका सामना करने के लिए वो मुद्दा मैं रखता हूँ। मैं चाहूंगा दर्श जी से कि आप कुछ युवाओं से भी सवाल लें। यहाँ पर आप भी सचिन जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी, माइक दे उनको। जरा बल के पूछना यार, जरा। क्या नाम है आपका? पहले जो भी सवाल पूछे अपना परिचय देने, फिर सवाल। सबसे पहले पत्रिका राजस्थान का मैं आभारी हूँ कि हम जैसे युवाओं को और युवाओं के लीडर को हमें करने का मौका दिया। मेरा नाम है प्रणव साईनाथ संते, मैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आया हूँ, और आज इस कार्यक्रम में आपने हम सबको इनवाइट किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं सचिन पाटिल जी से इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे आपने कुर्बानी की बात कही, युवा पार्टी में आगे बढ़ते हैं, नेता उनको सपोर्ट करते हैं, एक विचारधारा पे हम सब आगे बढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं विपक्ष हो या अपनी पार्टी हो, सत्ता में जब हो, तो उन युवाओं का जो उपयोग है, हम एग्रेसिव भूमिका में, या कुछ पार्टियां वो कुर्बानी दे देती है, तो एक आप हो अपने युवा साथी और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। अनूठी वर्चुअल दौड़ में दौड़ेगी दुनिया। 7 दिन 24 घंटे किसी भी समय। F5 मैराथन 7 से 14 मार्च तक सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई सर्टिफिकेट। ग्राउंड मैराथन 14 मार्च को सुबह 6 से
7:30 बजे तक। नमस्कार, मैं हूं नमित शर्मा। पत्रिका F5 वर्चुअल मैराथन में आप भी बन सकते हैं हिस्सा, जिसमें आप देश में हो विदेश में कभी भी कहीं भी दौड़ लगा सकते हैं। पहली बार ऐसे मैराथन का आयोजन किया जा रहा है जो कि 7 दिन के लिए होगी, 7 मार्च से 14 मार्च तक। इसमें कैटेगरीज हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर। रजिस्ट्रेशन है निःशुल्क। अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए पत्रिका F5 वर्चुअल मैराथन। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा हैवर। पत्रिका F5 मैराथन का आप भी बन सकते हैं हिस्सा, जिसमें कि आप चाहे देश में हो या विदेश में कहीं भी भाग ले सकते हैं। इसमें 7 दिन का आपको वक्त मिलेगा, जिसमें कि 1, 2, 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की कैटेगरी है। तो फिर देर किस बात की है, आइए भाग लीजिए 7 से 14 मार्च के बीच पत्रिका F5 मैराथन में। तो देर किस बात की, आप भी बने भागीदार पत्रिका ग्लोबल फेस्ट के गरिमामय क्षणों का। रजिस्ट्रेशन के लिए पत्रिका में प्रकाशित QR कोड को करें स्कैन या फिर पत्रिका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, जहां मौजूद है सभी आवश्यक जानकारी। अनूठी वर्चुअल दौड़ में दौड़ेगी दुनिया। 7 दिन 24 घंटे किसी भी समय। F5 मैराथन 7 से 14 मार्च तक सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई-सर्टिफिकेट। ग्राउंड ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपको सीधा लिए चलेंगे यंग रंग कार्यक्रम में, जिसमें राजेंद्र राठौड़ युवाओं से रूबरू हो रहे हैं। चलना है, गुफा के घर चलना है, ताऊ के घर चलना है, या बहुत से लोग बैठे होंगे। शायद उन नोमेनक्लेचर से हमारा नौजवान अपरिचित होता चला गया। ये जो परिवारवाद, संयुक्त परिवार की अवधारणा जो हमारे समाज में पहले थी, मुझे याद आ रहा है अमित जी, गांव के अंदर जब एक थी तो पूरा गांव उसमें एक टाइम खाना नहीं बनाता। गांव के अंदर जब एक के घर में शादी होती थी तो पूरे से लेकर अपने बिस्तर से सारा उसमें लगता था पूरे गांव की लड़की की शादी। ये जो एक सब के लिए, सब एक के लिए एकांत का भाव था, ये कम हुआ। और मैं समझता हूं कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, पारिवारिक संस्कृति के साथ हम जुड़े हैं, वो पारिवारिक संस्कृति आज की आधुनिक दौड़ में जब टूट रही है तो निश्चित तौर पर आज आप देख रहे होंगे बड़े धीरे धीरे देखते हैं कब नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचा। ना वो अपने जो जिनसे बात कर रहे, ना वो अपने परिवार में चाचा है नहीं। तो इस प्रकार की बातें होती है। निश्चित तौर पर आपने बड़ा, आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है हम अपनी जड़ों से कटे नहीं। आधुनिक परिवेश में हम अपनी जड़ों को पहचानते हुए के ग्लोबल युग के अंदर जब पूरी दुनिया एक जोड़ में कंप्यूटर कह सकते हैं, इंटरनेट कह सकते हैं, चाहे आप गूगल की बात करो, चाहे इंसाइक्लोपीडिया की बात करो, मिल गई। मैं इस बात को एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहूँ। मैंने देखा है पहले महाविद्यालय में कॉलेज अंग हुआ करता था, अब आजकल लाइब्रेरी है ही नहीं। आज का नौजवान वो उसके हाथ में उसका टेलीफोन है, टेलीफोन मेमोरी कार्ड के अंदर वो सारी ऑनलाइन सारी चीजें निकालते। कोई सवाल? हाँ, अभी का जो साइंस अपनी जो भारत की और युवाओं में जो नई पीढ़ी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है संस्कृति, और बाहरी संस्कृति है उसे बहुत ही तेजी से अपनाया जा रहा है। नजरिए में जो धीरे धीरे हमारी संस्कृति का जो भाव है वो कम तरीके से उसको आगे बढ़ रहा है ना।
जिन अलग अलग 4 चरणों और जिन वानप्रस्थ आश्रम तक की बात कही गई है, अलग अलग समय बदल गया, समय की रफ्तार बदल गई और समय के साथ सारे सांस्कृतिक विरासत में मिले हुए हमारे मूल्य बदलते चले गए। आप देखते हैं कि कई जगह पर आता है हमारा नौजवान और विशेष तौर पर यहाँ से हमारी संस्कृति जो नौजवान विदेशों में चला गया, चाहे वो शिक्षा नौकरी में आ गया, वो जिस प्रकार का वातावरण उसके चारों तरफ अच्छी वातावरण की रंगत में रंग जाता है। ये न्यूक्लियस फैमिली है और आज जिस प्रकार आप कुल का सबसे बड़ा साथी आपका मोबाइल टेलीफोन, ये मोबाइल टेलीफोन आपके ज्ञान को भी बढ़ाता है और कई बार ये आपको ऐसी चीज आपने देखा होगा, इसी मोबाइल फोन की को देख के छोटे छोटे बच्चों ने ऊपर बिल्डिंगों से छलांग लगाना चालू कर दिया। तो अपने पुराने संस्कारों से जुड़े हुए ग्रंथों को नहीं देखेंगे। ये नहीं पढ़े, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, पर फिर भी हमें मालूम पड़ना चाहिए हम किस प्रकार के हमारे बुनियादी तौर पर हमारे आप अगर परिवार के अंदर जब आप बैठते हैं भी आपस में बात करने से बजाय टेलीफोन पर उलझे रहते हैं, मोबाइल को देख, इंटरेक्शन बंद हो गया परिवार के बीच में, पिता का बेटी से इंटरेक्शन बंद हो गया। आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है, आपके मन में क्या कहते हैं कि जो हमारे मदर है, माता है, बच्चे की पहली शिक्षिका है। और अब मैं देख रहा हूं बड़ा मैनेजमेंट गुरु अगर कोई है तो वो आपके पिता है संयुक्त। तो हमें हमारे मैनेजमेंट के गुरु को, प्रबंधन के गुरु को शिक्षा से, माँ से इंटरेक्शन कम रखेंगे, परिवार में प्यार को बांटना कम रखेंगे, आप कभी निर्मल मन से बात करेंगे और आप अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहे, मन में अपने आप आत्म संतोष आएगा। यही तो हमारी विरासतें हैं। इसीलिए तो कहते हैं घर में शाम को संध्या जिसको हम कहते हैं, आप याद करो पहले पूजा पाठ संयुक्त रूप से किया करते थे घर में, क्या आप अभी तो आरती का समय संध्या का, तो अवधारणा यही थी कि परिवार के लोग एक पवित्रता के साथ एक जगहों के लिए मिले। अब ये मिलन कम हो गया, इसके कारण से हमारी विरासत में भी हमारी संस्कृति मैं आप सब पूरी नहीं कर पाया। एक कहीं ये महसूस होना शुरू हुआ है कि युवाओं की अब विश्वास उठता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम जो राजनीति के मंच पर रहते हैं, चाहे किसी भी दल के, आपने इन वर्षों में देखा होगा आया राम गया राम की संस्कृति बड़ी तेजी से आई राजनीति के अंदर। अब वो व्यक्ति जो और उस व्यक्ति को जिस प्रकार का धन की आवश्यकता, जिसको काल कहें कुछ भी कहें, यथार्थ ये बात है कि जो चुनाव आयोग लिमिट में हमें पाता है, का विधानसभा का चुनाव तो कई 20 लाख लगते हैं। तो हम हमारी कथनी और आज का नौजवान देखता भी है, समझता भी है और बुनियादी तौर पर नौजवान हमेशा परिवर्तन का वाहक रहा। किसी भी सूबे में, किसी भी देश में जब कोई परिवर्तन, उसका नेतृत्व हमारे नौजवान ने किया है। और उस समय जो हम लोग सबज बाग दिखाते हैं, हमारी करनी और नहीं होती, इसके कारण से हमारी क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, विश्वास, वो कम होती चली गई। और इसी कारण से हम लोग जो छात्र राजनीति या कई वर्षों से राजनीति के बाद एक मुकाम, हमारी राजनीति की वो पुरानी बातें
मेरा नाम सुरेंद्र ग्लोबल यूनिवर्सिटी के विधि कक्षा से है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि नौजवान पॉलिटिक्स से क्यों जुड़ना नहीं चाहते, उससे भागना, इसमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या कमियां रही ये कारण वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, और किसी क्षेत्र की क्या विचार? मेरा इसमें बिल्कुल विपरीत है। इसमें मुझे तो अचंभा होता है कि आज का नौजवान अगर उसने थोड़ा सा अर्थ अर्जन कर लिया, शारीरिक रूप से संबल है, तो वो सीधा ही एक अच्छी सी अपने उस गाड़ी के पीछे अपना पोस्टर छुपा के और अपने आप को युवा, और उसके बाद उसी बोलेरो में, उसी स्कॉर्पियो में, और वो टिकट की बात करेगा। अगर उससे पूछे कि आप सभा से, लोकसभा से टिकट की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी ग्राम पंचायत बता नहीं पाएगा। इसलिए आज का नौजवान जब चारों तरफ से, और मुझे कहने में संकोच नहीं, कहते हैं अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे यहाँ भी 2% के लगभग हो गई। इस बेरोजगारी में रोजगार की दृष्टि से भी राजनीति लग गया, तो सबसे बड़ी विडंबना है। और आपने ये बात सही कही, नौजवान जो चिंतनशील है, वो नौजवान जो बदल हर आहट को पहचानने की कोशिश करता है, वो कई बार सोचता है राजनीति के रंग में रंगे हुए लोग, इनको अगर रंगा सियार करें, वो हमें एक ही दृष्टि से देखना पड़ता है। इसलिए लगता है और एक बड़ा वर्ग है तो चंद ही क्षणों में राजनीति के चाहता है, इस मुकाम को हासिल करने के लिए कई जिंदगी के बसंत मौजूदा लोकसभा का जरा आंकड़ा देखा जाए, 12% युवाओं का प्रतिनिधित्व है उसके अंदर। तो इसकी अभी आपने गहराई की बात की कि युवाओं में उस राजनीतिक गहराई की कमियां, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कुछ कमी आ रही है उनको। देखिए, जब कभी भी अंदर में पानी के ठहराव को आप देखते हैं, तो भरा हुआ समुद्र का पानी जब तक आगे नहीं निकलता, जब तक नहीं हो जाए, ठीक ऐसा ही राजनीति का खेल। आज जो लोग एक मुकाम पर पहुंचे, मैं जिस जगह पर हूं उस जगह पर आ नहीं जाए, इस नाते कई बार संकुचित दृष्टि से राजनीति को, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, इस बार जब लोकसभा, मैं राजस्थान के पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहता हूँ, उस समय प्रधानमंत्री जी की तरफ से संदेश था कि अब राजनीति के अंदर, विशेष लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर नए खून को उन लोगों का पार्टिसिपेशन किस प्रकार बढ़े जो इस देश की नीति बनाने के अंदर अपना योगदान दे, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। और आज मुझे कहने में संकोच नहीं, हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। देश की आजादी के 7 दशक हम पूरा कर चुके हैं। जवान हो, हमारा लोकतंत्र जवान हो रहा है। हमारी राजनीति के अंदर जाति के आधार पर जो ध्रुवीकरण है वो बढ़ रहा है। कई बार ऐसी प्रतिभाएं नहीं आती और कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके आधार पर आगे बढ़ने का एकाएक मौका मिल जाता है। ये मैं मेरे अनुभव से कर रहा हूँ, ये मेरी पार्टी की लाइन नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं। इसलिए मेरा खुद का विचार ये है कि आज लोकतंत्र में जिन बातों को हम सबसे बुरा मानते थे, वो बातें धीरे धीरे और मजबूती से घर करें।
कि आपकी प्रतिदिनों की कुछ खट्टी मीठी शिक्षा पर कोई बात हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।